हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट स्फेयर ऑफ अर्थ, दैट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। द बायोस्फेयर इंक्लूड, बायोस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आते हैं सिर्फ, या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके इन्वायरमेंट के साथ आते हैं, या सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बायोस्फेयर का मतलब होता है बायो समथिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्फेयर मतलब वो एरिया दैट कंटेन ऑल द लाइफ, है ना। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका इन्वायरमेंट, ये किस में आता है? बायोस्फेयर में आता है। तो बायोस्फेयर इनकम्पासेस ऑल द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, जितनी भी लाइफ फॉर्म अर्थ पे हैं, चाहे वो एटमॉस्फेयर में है, चाहे वो लिथोस्फेयर में है, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर में है। ऑल द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द स्फेयर, दैट इज अंडर बायोस्फेयर। तो इट कंपासेस ऑल द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ एंड द इकोसिस्टम दे इनहेबिट, और वो इकोसिस्टम जिसमें वो रहते हैं, इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एयर। तो मतलब जो बायोस्फेयर है उसमें सभी कुछ आता आता है। बेसिकली जो अर्थ है वो पूरा बायोस्फेयर ही है, बिकॉज इट कंटेन दैट लैंड, वाटर एंड एयर, और उसके साथ साथ उसके अंदर लाइफ फॉर्म्स जो भी आती है वो सब बायोस्फेयर के अंडर आता है। विच बायोम इज कैरेक्टराइज बाई परमाफ्रोस्ट, लो टेम्परेचर एंड लो बायोडाइवर्सिटी? इसमें से कौन सा बायोम जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहला कि वो परमाफ्रोस्ट है, टेम्परेचर उसमें बहुत कम है, और उसमें बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है। तो ये कौन से बायोम की कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो भर भर के बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी नहीं है, बायोडाइवर्सिटी नहीं है, ये पॉइंट इस पे अप्लाई हो रहा है। बट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर वहाँ का कम है, ये पॉइंट भी अप्लाई हो रहा है। बट परमाफ्रोस्ट, परमाफ्रोस्ट मतलब सॉरी, लो टेम्परेचर नहीं, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। वहाँ का टेम्परेचर तो हाई होता है ना, डेजर्ट का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट नहीं इस पर अप्लाई हो रहा है। परमाफ्रोस्ट मतलब जो परमानेंटली फ्रोजन रहता है, मतलब उसमें साल के लगभग, मतलब परमानेंटली 2 साल तक जिसमें फ्रोजन रहे, जो बर्फ जमी रहे, तो दैट इज परमाफ्रोस्ट। नहीं, डेजर्ट में तो ऐसा नहीं होता है, तो ये आंसर भी नहीं है। टेगा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी परमाफ्रोस्ट नहीं है। अगर हम टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा इज दैट बायोम जहाँ पे जो कि फ्रोजन है, परमानेंटली फ्रोजन रहता है, टेम्परेचर वहाँ का बहुत कम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो टेम्परेचर कम है तभी तो वो फ्रोजन रहेगा ना। और परमाफ्रोस्ट है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो सनलाइट वहाँ पे आती नहीं है, बारिश भी नहीं होती है, तो वहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाती है प्लांट और बायोडाइवर्सिटी। सो इसलिए वहाँ की बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत कम है। सो दैट इज वाई इसका जो आंसर है दैट इज टुंड्रा। तो टुंड्रा बायोम जो है वो परमाफ्रोस्ट है एंड सपोर्ट मिनिमल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। और क्योंकि वेजिटेशन नहीं है तो उसकी वजह से वहाँ पे एनिमल स्पीसीज भी लाई नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, परमाफ्रोस्ट है, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट वी हैव नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज हाईएस्ट इन। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस एरिया में ज़्यादा होती है? डेजर्ट में बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पे तो प्लांट ही नहीं होते। ओपन ओशंस में भी उतनी नहीं होगी। टुंड्रा में वहाँ पे भी बहुत कम होगी, क्योंकि ठंडा इलाका है, तो इतने कोल्ड एरियाज में एनिमल्स होते नहीं है, प्लांट होते नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगी। कंपेयर अगर हम करें ओपन ओशन से और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो एरियाज है जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, नेट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस एरिया में ज़्यादा एक्टिविटी होगी या ज़्यादा प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, तो प्रोडक्टिविटी भी वहीं पे ज़्यादा होगी ना। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर दोज एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर हाई है, रेनफॉल अच्छी होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वहाँ की ज़्यादा होती है। विच एलिमेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ मेजर बायोजियोकेमिकल एलिमेंट इन द एटमोसफेयर? इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है विच इज नॉट कंसिडर्ड अ मेजर बायोजियोकेमिकल एलिमेंट इन द बायोस्फेयर? मेजर बायोजियोकेमिकल एलिमेंट नहीं है बायोस्फेयर में। सो अगर हम मरकरी की बात करें, जैसे कि कार्बन की बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यू कैन से कार्बन साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, दैट कार्बन साइकिल है ना। सो कार्बन तो सभी ऑर्गेनिक में, सभी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, बेसिकली सभी ऑर्गेनिज्म में मिलता है। सो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में मिलता है, और कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट में मिलता है। सो बायोजियोकेमिकल एलिमेंट, बायोजियोकेमिकल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट कार्बन है। नाइट्रोजन भी है, बिकॉज 78% तो ये एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है। फॉस्फोरस की बात करूँ तो रॉक्स में प्रेजेंट है और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है। मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी एक हैवी मेटल है, और ये नेचुरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में नहीं मिलता है।
सो मरकरी इज नॉट द मेजर बायोजियोकेमिकल एलिमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मरकरी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा तबाही आ जाएगी, मरकरी ज़्यादा होगा तो तबाही आ जाएगी, ये बात है। ठीक है, सो ये मेजर बायोजियोकेमिकल एलिमेंट नहीं है बायोस्फीयर का। कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर ये जो है कि बायोजियोकेमिकल एलिमेंट है। मरकरी एक हैवी मेटल है जो कि टॉक्सिक है, ट्रेस एलिमेंट है और इसेंशियल नहीं है लाइफ के लिए, मतलब ज़्यादा अमाउंट में खतरा करेगा, इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। विच प्रोसेस अलाउ प्लांट टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू सिम्बायोसिस, कौन सी प्रोसेस की वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है सिम्बायोटिक प्रोसेस के थ्रू। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, लेग्यूम्स एंड सर्टेन माइक्रोब्स कन्वर्ट इनटू गैस इनटू अमोनिया। तो जैसे कि ये लैक्टोबैसिल नॉट लैक्टो राइजोबियम, हाँ राइजोबियम, राइजोबियम इज दैट बैक्टीरिया। सो जो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है एंड दैट माइक्रोब कन्वर्ट इनटू अमोनिया थ्रू एंजाइम्स लाइक नाइट्रोजनेस, नाइट्रोजनेस की हेल्प से वो उसको कन्वर्ट करता है। सो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं प्लांट की रूट में कि हाँ भाई अब आप नाइट्रोजन को क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। तो दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। विच बायोम इज फाउंड बिटवीन डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कौन सा बायोम है जो कि डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच में पाया जाता है एंड इट इज डोमिनेटेड बाई, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाएंगी वो ग्रासेस पाई जाएंगी और ओकेजनल ट्रीज पाए जाएंगे। तो ऐसा बायोम कौन सा है, ऐसा बायोम है सवाना। सवाना एक ऐसा बायोम है जो कि डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बीच का है, मतलब कि ना तो उसमें बिल्कुल भी वेजिटेशन है, बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है ऐसा भी नहीं है, और उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है ऐसा भी नहीं है। सो ये मिडिल वाला है। तो सवाना और ग्रास डोमिनेटेड इकोसिस्टम, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह बहुत बड़े बड़े डेंस हैवी ट्रीज हैं, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है डेजर्ट की तरह। तो इट कंटेन ग्रासेस, ग्रास डोमिनेटेड इकोसिस्टम है। और ग्रास के इसके साथ साथ इसमें ट्रीज हैं बट बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ट्रीज हैं बट कुछ कुछ एक ट्रीज हैं ग्रास के बीच में जो है, पर मेजर जो इसमें है वो क्या है, ग्रास। तो इसलिए ग्रास डोमिनेटेड इकोसिस्टम बोला है। और ये कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में। कीस्टोन स्पीसीज जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, क्योंकि वो कीस्टोन है, कीस्टोन मतलब मेन मेन स्पीसीज है। वो मेन स्पीसीज क्या करते हैं, सारी स्पीसीज को रेगुलेट करके रखते हैं कहीं ना कहीं। तो एक की रोल प्ले करता है इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। स्ट्रक्चर कैसा, मतलब पहले प्राइमरी एक तरीके से सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो एक स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, है ना। तो कीस्टोन स्पीसीज एक अहम रोल प्ले करती हैं कि वो रेगुलेट करके रखें। Keystone species impact by stability and composition of ecosystem disproportionately to their abundance. So they impact, अगर कीस्टोन स्पीसीज नहीं होती हैं तो वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को, उसके कंपोजिशन को और कहीं ना कहीं डिसप्रोपोर्शनेटली उसकी अबंडेंस को क्या करेगा, अफेक्ट करता है, यानी कि वो इकोसिस्टम ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं हो पाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। which cycle involves assimilation of carbon into biomass and release via respiration, कौन सी साइकिल की मदद से एसिमिलेशन होता है कार्बन का बायोमास में एंड दे आर रिलीज रेस्पिरेशन वाया रेस्पिरेशन। सो दैट इज कार्बन साइकिल, क्योंकि एसिमिलेशन ऑफ कार्बन नाइट्रोजन से मतलब नहीं है, फॉस्फोरस से नहीं है, सल्फर से नहीं है, कार्बन से है। तो कार्बन इज द आंसर। प्लांट जो है वो फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा एंड वापस से इट रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर वाया रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन। और वापस से वो क्या होती है कि जब हम सांस लेते हैं और फिर सांस को रिलीज करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, तो वापस से वो एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है रेस्पिरेशन के थ्रू या फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो वहाँ से भी CO2 रिलीज होती है। सो विच साइकिल इन्वॉल्व एसिमिलेशन ऑफ कार्बन इनटू बायोमास एंड रिलीज बाय रेस्पिरेशन, तो आप ध्यान रखेंगे कि रेस्पिरेशन के थ्रू रिलीज होती है और बायोमास में ये कन्वर्ट होती है, तो बायोमास में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सो यस, कार्बन साइकिल। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है उनको डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्लाइमेट जोन के बेसिस पे तो नहीं डिफाइन किया है। प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर्स,
नहीं। नंबर ऑफ लेक कितनी है? नहीं। एंडेमिक स्पीसीज एंड हैबिटेट लॉस, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस बेसिस पे बनाए गए हैं? इस बेसिस पे बनाए गए हैं कि यहाँ पे यहाँ के रहने वाली स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज जो कहीं और नहीं मिलेंगी, यहीं पे मिलेंगी। सो उस एरिया की जो मेन स्पेशलिटी है दैट इज कि एंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे कितनी है और वहाँ हैबिटेट लॉस कितना हो रहा है। तो उस वो एक तरीके से क्राइटेरिया रहा है, उस बिहाफ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। हॉटस्पॉट हैव हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। हॉटस्पॉट में क्या होता है कि एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। एंडेमिक इज समथिंग कि जो उसी एरिया में परसिस्ट कर रही है। तो एंडेमिक स्पीसीज बहुत ज़्यादा होती हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, प्लांट्स की भी, वास्कुलर प्लांट की भी। बट वहाँ पे क्या होता है, अब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, एंडेमिक स्पीसीज भी हैं, प्लांट्स भी हैं, तो उस एरिया को खतरा भी ज़्यादा होगा, है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन से। सो दैट एरिया फेस सिग्निफिकेंट थ्रेट एज कन्फाइंड एट डिफाइंड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल। सो उस एरिया में थ्रेट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए उन एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जाना गया है, या ये क्राइटेरिया उनका रखा गया है कि हॉटस्पॉट है वो। रिसोर्सेज भी ज़्यादा है बट थ्रेट भी ज़्यादा है। द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोलर रेडिएशन है, सन है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से हमें एनर्जी मिलती है। देन प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और देन फर्दर वो क्या जाती है, फर्दर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे वो एनर्जी मूव करती है। और इस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या करता है, सस्टेन रहता है। सोलर एनर्जी ड्राइव करती है फोटोसिंथेसिस को, और इट इज़ अ फाउंडेशनल एनर्जी सोर्स इन मोस्ट इकोसिस्टम। चाहे वो ओशियनिक इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, या माउंटेनियस इकोसिस्टम हो, या फिर वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो, सभी में जो ड्राइविंग फोर्स है सोलर एनर्जी है। दैट इज द फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी, द फाउंडेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नींव है इसी तरीके से एक ग्रोथ की, इकोसिस्टम की ग्रोथ की। What term describe the role and position a species have in its environment? अब कौन सी वो टर्म है जो ये बताती है, मतलब बेसिकली इसमें ये पूछा गया है, ये जो डेफिनेशन रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज हैज इन इट्स एनवायरमेंट। रोल या कोई भी पोजीशन, किसी स्पीसीज का क्या रोल है, क्या पोजीशन है एनवायरमेंट में, ये किसकी डेफिनेशन है, या इस पूरी लाइन को कौन सी टर्म बेस्ट डिफाइन करती है, तो दैट इज निश। तो निश का मतलब होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी पोजीशन, उसका रोल क्या है एनवायरनमेंट में, है ना। क्या वो इंसेक्ट ईटिंग है, क्या वो किस तरीके से वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो व्हाट इट इज डूइंग, है ना, उसका रोल क्या है। सो निश इज एन इकोलॉजिकल रोल ऑफ द स्पीसीज प्ले, इकोसिस्टम में वो क्या रोल प्ले करती है, इंक्लूडिंग उसका हैबिटेट कैसा है, इंटरेक्शन, और उसका एनर्जी फ्लो। इकोटोन किसको बोला जाता है? इकोटोन जो है वो एक ट्रांजिशन जोन है। सो इकोटोन वो एक ट्रांजिशन जोन है दो इकोसिस्टम का। दो इकोसिस्टम का जो ट्रांजिशन जोन है उसको क्या बोला जाता है? इकोटोन। इकोटोन ऑफन शो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड रिच इन एज स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट ओवरलैप। इसको आप ऐसे समझिए, इकोटोन मतलब सपोज करो एक एरिया है जो कि हमने ऊपर बात की डेजर्ट एरिया, जहाँ पे बहुत गर्मी है और बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है, और दूसरा एरिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन है। तो इन दोनों के बीच में ऐसे डेजर्ट से आते 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 अगर आप मूव करोगे, कहीं पे तो एक ट्रांजिशन जोन आया होगा ना, एक बीच का एरिया होगा जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत सारी ट्रीज हैं, ना ही बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी है। सो दैट इज दैट मिडल ट्रांजिशनल जोन, दैट इज दैट मिडल एरिया, उसको बोला जाता है इकोटोन। सो इकोटोन में क्या होता है, इकोटोन में आपको बायोडाइवर्सिटी बड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी भी लाई करेगी और इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी भी लाई करेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों का क्लाइमेट ये इसके पास है, तो इसके पास वेराइटी बहुत ज़्यादा है, और वेराइटी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा स्पीसीज को सस्टेन करा पाता है। सो यस, यहाँ पे स्पीसीज ड्यू टू हैबिटेट ओवरलैप की वजह से आपको डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एज स्पीसीज ज़्यादा होती हैं। एज स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज जो ना तो डेजर्ट में रहती हैं, ना तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहती है, वो बीच में रहती है एज पे। तो ट्रांजिशनल जो जोन होते हैं, ट्रांजिशन जो जोन होते हैं, वहाँ पे एज स्पीसीज बहुत ज़्यादा रहती हैं। एज स्पीसीज की मतलब कि जो किसी पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर पा रही है, उनको ट्रांजिशन चाहिए, उनको एक तरीके से मिश्रण चाहिए, मिक्स चाहिए दो इकोसिस्टम का, तो वो एज स्पीसीज होती है। So this is it in this video. Here we discuss about
ecotone-ish. We discussed about biodiversity hotspot. We discussed about keystone species. So if you have any query, drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवाइज करते रहिए अपना सिलेबस, क्विज करते रहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली. बाय बाय.